सो हेलो व्यूअर्स, अमन कुमार दिस साइड। सो आज से हम रिकर्जन करने वाले हैं और रिकर्जन की ये फर्स्ट वीडियो है। सो बेसिकली 2-3 वीडियो तक आपको बहुत थियोरेटिकल कंटेंट और बेसिकली नॉट थियोरेटिकल, एक्चुअली कंसेप्चुअल वीडियोस ज़्यादा होंगी। रिकर्जन को हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि रिकर्जन ट्री क्या होता है, रिकर्जन कॉल स्टैक क्या होता है, रिकर्जन एक्चुअली क्या होता है और रिकर्जन वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से टाइम लेके 2-3 वीडियो में अच्छे से बता दूँ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे भी थोड़ा पेशेंटली पढ़ाना पड़ेगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ें तो उससे पहले हमें जानना होता है उसके प्री रिक्विजिट, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट की अगर मैं बात करूं तो भैया आपको लूप आना चाहिए और फंक्शन आना चाहिए। तो लूप और फंक्शन आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो लूप फंक्शन पढ़ लो और जिसने पढ़ रखा है वो कंटिन्यू करो, ठीक है। अब अब बात करते हैं हम रिकर्जन की बात करते हैं। तो रिकर्जन की जब हम बात करें तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, ठीक है। रिकर्जन के बारे में वो कहती है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, सो जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ना तो उसको रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन कॉलिंग की बात करें तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर हम किसी भी कंपाइलर की बात करें, सॉरी, किसी भी अगर हम सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं और किसी भी एडिटर में तो हमारे पास एक मेन ब्लॉक होता है, राइट। और हम क्या करते हैं, हमारे पास हम फंक्शन बनाते हैं। सपोज़ कि मैंने कोई सम फंक्शन बनाया और उसमें 2 पैरामीटर पास करें और वो हमें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? कुछ भी रिटर्न करता है। मान लो हमने ए प्लस बी रिटर्न करवा दिया, तो ये हमारा फंक्शन है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि भैया हम ना फंक्शन कॉलिंग करते थे ना, तो ये हमारा मेन ब्लॉक है। मेन ब्लॉक से ना हम सम फंक्शन कॉल करते थे और उसमें के में आर्गुमेंट पास करते थे ए और बी, राइट। तो ये देखो, ये क्या है, ये फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन कॉल है एक्चुअली, फंक्शन कॉल। और ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। और ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, मेन ब्लॉक है। तो हम कहाँ से कहाँ कॉलिंग कर रहे हैं, मेन से कॉल कर रहे हैं फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन में, राइट। तो ये अभी तक हमने सीखा है, ठीक है। अब क्या सीख रहे हैं कि मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है, और अगर वो कॉल करे सेम फंक्शन को, ये देख रहे हैं हम कि सेम फंक्शन को कैसे कॉल करेगा। क्योंकि हमने रिकर्जन की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, कोई फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करे तो उसको रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो मान लो मैंने कोई फंक्शन बनाया, मान लो फंक्शन बनाया फंक नाम का, उसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है, और मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। ये फंक्शन है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, ये हमारे फंक्शन है, अब मुझे इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा कि दोबारा यहाँ पर क्या करूँगा, मेन से फंक लिखूंगा, ये कॉल करूँगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली फंक मैंने मेन में लिखा और फिर मैंने ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग, तो फंक्शन कॉल लग जाएगी। तो ये तो क्या है, मेन से हमने फंक्शन कॉलिंग करी, फंक को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कोई फंक्शन खुद को कॉल करे। यहाँ पर तो क्या है, जो मेन ब्लॉक है वो फंक्शन को कॉल कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जो फंक है ना, फंक फंक्शन है, वो दोबारा अपने आप को कॉल करे, राइट। तो देखो कैसे कॉल करेगा, बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि
कोई फंक्शन अपने आप को कैसे कॉल करेगा, राइट। तो मान लो क्या मान लो मैंने फंक्शन यहाँ लिख दिया, राइट, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये फंक्शन कॉल है, एक्चुअली फंक्शन कॉल है। और ये फंक्शन कॉल किस फंक्शन को लगाई जा रही है, फंक्शन को लगाई जा रही है। तो देखो हमारे पास फंक्शन था और इसने दोबारा अपने आप को ही कॉल लगा ली, राइट राइट राइट। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, इंट मान लो हमने सम फंक्शन लिखा और उसमें ए और बी पास कर दिया, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है, ये हमने देख लिया फंक्शन नंबर 1। अब रिकर्जन क्या होता है, जब कोई फंक्शन, ये सम फंक्शन हमारे पास अपने आप को कॉल करे, तो अपने आप को कॉल करने के लिए ना हमें कैसे लिखना होता है कि कोई भी फंक्शन है उसकी बॉडी में जाओ, ठीक है, उसकी बॉडी में जाओ, बहुत सारी कोडिंग होगी, और एक लाइन लिख दो और उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो। सम है, सम को ही दोबारा कर दो, उसमें आर्गुमेंट पास कर दो, दोबारा कॉल कर दो, आर्गुमेंट पास कर दो। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि हमारे पास सम फंक्शन था और हम जब कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे सम फंक्शन का, तो इसने ना दोबारा से सम फंक्शन को ही कॉल कर दिया। तो व्हेन अ सम फंक्शन कॉल्ड सम फंक्शन, तो व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, है ना, तो सेम फंक्शन, कोई फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है, तो उसे रिकर्जन बोलते हैं, राइट। समझ में आया? ओके। तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या समझना चाहिए बेसिकली। देखो एक चीज तो तय है कि यहाँ से हमको रिकर्जन एक्चुअल में क्या होता है ये तो नहीं समझ में आएगा, कि रिकर्जन जो हमारा है वो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है वो समझ में नहीं आएगा भैया, वो समझ में नहीं आएगा। इससे हम क्या रिमेंबर कर सकते हैं, सिर्फ इस डेफिनेशन से हम क्या चीजें हमें ग्रैस्प करनी चाहिए और कितना हम समझ सकते हैं, तो वो चीज देख लेते हैं। तो हम क्या रिमेंबर कर सकते हैं इससे हम क्या रिमेंबर कर सकते हैं कि जब भी ना कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे, तो मतलब कि वहां पर रिकर्जन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर बस ये देख लो कि भाई अगर आपको अगर कोई भी फंक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, फंक नाम का कोई भी फंक्शन आपने देखा या कहीं भी कोड लिखा हुआ देखा, और आपने अगर उसकी बॉडी के अंदर चेक किया कि सेम फंक्शन कॉलिंग हो रही है क्या, अगर हो रही है तो मतलब यहाँ पर रिकर्जन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन है हमारे कोड में, तो मतलब रिकर्जन का कंसेप्ट यूज हो रहा है या नहीं, ये देख सकते हैं हम बेसिकली, ये एनालाइज कर सकते हैं इस डेफिनेशन से। समझ में आया? तो ये डेफिनेशन नंबर 1 थी। इससे हम एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे कि रिकर्जन होता क्या है, लेकिन इससे बस इतना ध्यान रखो जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है ना, ठीक है, तो उसे रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो कुछ ऐसा दिखता है वो फंक्शन ब्लॉक, ठीक है, वही फंक्शन है और उसकी बॉडी के अंदर सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई कोड एनालाइज करेंगे, कोड देखेंगे, और हमने कोई फंक्शन देखा सपोज, और उसके अंदर हम उसकी बॉडी के अंदर जाके देखा अगर सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिकर्जन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो इस डेफिनेशन से सिर्फ इतना समझे, राइट राइट राइट। तो अब डेफिनेशन 2 की बात करते हैं, ओके। डेफिनेशन 2 की बात करते हैं, और ये जो है ना भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि भैया इसको ना घोल के पीना पड़ेगा पहले इस लाइन को, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि रिकर्जन क्या है, और हम रिकर्जन को समझने की सीढ़ियों पे चढ़ पाएंगे, ठीक है।
तो देखो, ये डेफिनेशन मैं एक्चुअली हिंदी में लिखूंगा, ठीक है, और हमें एक्चुअल में अभी ऐसे ही याद करना है, ठीक है। देखो क्या है, मैं बोलने जा रहा हूँ डेफिनेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, क्या बोला मैंने, जब भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, तो वहां रिकर्जन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं फिर आगे समझते हैं। तो जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड करें, ठीक है, तो रिकर्जन का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा हम अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, तो उसे रिकर्जन, तो वहां रिकर्जन यूज होगा। तो मैंने 3 बार बोल चुका, लेकिन अब मैं एक्चुअल में समझाते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। देखो एग्जाम्पल देखें, अगर हम एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, है ना, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, किसी नंबर का फैक्टोरियल देखते हैं। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। मान लो सपोज n का फैक्टोरियल मुझे निकालना है, ठीक है, तो n का फैक्टोरियल मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो n इंटू एन माइनस वन इंटू, ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है बेसिकली n फैक्टोरियल का को निकालने का, या मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 टू n माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। तो देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, इस लाइन का क्या मतलब है। देखो इस लाइन का मतलब, देखो इस लाइन का मतलब क्या है, कि अगर मुझे फैक्टोरियल चाहिए n का, अगर मुझे फैक्टोरियल चाहिए n का, अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर मुझे कोई, ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन ला के दे दे, कोई मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन ला के दे दे, या मुझे कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फैक्टोरियल ऑफ n कैसे निकालूंगा, सोचो। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो इस इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन ऐसे बनी, राइट, ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे बनी, ओके। तो फैक्टोरियल ऑफ n किस पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, राइट, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन क्या है, छोटी प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि फैक्टोरियल ऑफ n कैसे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है। देखो डिपेंड कैसे कर रहा है, अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n चाहिए, ठीक है, और मुझे कोई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन ला के दे दे, ठीक है, मतलब अगर फैक्टोरियल ऑफ n निकालने के लिए मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन मिल जाए, तो कहीं ना कहीं n फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे n माइनस वन का फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब फैक्टोरियल ऑफ n डिपेंड कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन पे,
राइट। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और अगर उसका आंसर मुझे मिल जाए या कोई ला के दे दे तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो यहाँ पर रिकर्जन का कंसेप्ट यूज होगा, रिकर्जन का कंसेप्ट यूज होगा, कंसेप्ट रिकर्जन का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड, देखो इसको एक्सटेंड करेंगे फिर उसके बाद हम डेफिनेटली कह पाएंगे कि रिकर्जन यूज होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन पहला अभी जो बेस है ना यही है कि जब कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे तो वहां पर क्या होगा, रिकर्जन का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जो हमने आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या लिखा, अभी तक हमने लिखा कि भैया फैक्टोरियल ऑफ n हमें निकालना था। तो फैक्टोरियल ऑफ n किस पे डिपेंड कर रहा था, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन पे डिपेंड कर रहा था कि अगर इसका आंसर हमें पता चल जाए, मिल जाए कहीं से, तो उसको सीधा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉरी आई रिपीटेड, एक प्रॉब्लम है का सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे के सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां रिकर्जन यूज होगा। अब देखो इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, एक्सटेंडेड एक्चुअली जब ये एक्सटेंडेड वर्जन भी अगर काम कर रहा है तब हम बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि रिकर्जन यूज होगा। कैसे, देखो अब मैं फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन को उठाऊं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू वन तक। अब देखो ये क्या है, ये है n माइनस टू का फैक्टोरियल, राइट। तो मैं यहां पर सीधा लिखता हूं n माइनस टू का फैक्टोरियल, राइट। तो अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन चाहिए तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई मुझे ला के दे दे, क्या है ना, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टू अगर मुझे कोई ला के दे दे तो मैं उसको क्या करूंगा, n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एंड तो मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो n माइनस वन साइज की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है जो कि n माइनस टू साइज की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी देखो, अब देखो ये बिल्कुल ही कंटिन्यू कैसे होगा, एक बड़ी साइज की प्रॉब्लम थोड़ी छोटी साइज की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, और थोड़ी छोटी साइज की प्रॉब्लम और थोड़ी छोटी साइज की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, राइट। अब देखो वैसे ही सो ऑन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टू कैसे मिलेगा हमें, हम क्या करेंगे, अब n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस थ्री, राइट। तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस थ्री अगर हमें मिल जाए तो हम n माइनस टू से मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टोरियल ऑफ n माइनस टू निकाल सकते हैं। तो मतलब कि n माइनस टू साइज की प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी साइज की प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है जो कि n माइनस थ्री साइज की प्रॉब्लम है। ऐसे ही हम अपनी प्रॉब्लम को छोटा करते जाएंगे और हर स्टेप पे जो भी साइज की प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी सी छोटी साइज की प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगी, और हम ऐसे प्रॉब्लम को छोटा करते चले जाएंगे। तो फंक्शन ऑफ टू किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन नहीं, फैक्टोरियल ऑफ वन पे डिपेंड करेगा, और मैं उससे टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे ही अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ वन चाहिए तो मुझे अगर कोई फैक्टोरियल ऑफ जीरो दे दे तो मैं उसको वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली रिकर्जन कहाँ यूज होता है, रिकर्जन वहां यूज होता है जब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, ठीक है, और
वो छोटी प्रॉब्लम थोड़ी और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, थोड़ी और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, और वो थोड़ी छोटी प्रॉब्लम, देखो एंड सो ऑन, यहाँ पर सो ऑन लिख रहा हूँ, ठीक है, और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, यहाँ पर ऐसे समझ लो, और वो थोड़ी छोटी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे। ऐसे करते करते हम प्रॉब्लम को छोटा बनाते चले जाएंगे, राइट। तो वहां पर हम रिकर्जन का कंसेप्ट यूज करते हैं, और रिकर्जन पिक्चर में आता है कि भैया ऐसी प्रॉब्लम्स को हम रिकर्सिवली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, राइट राइट राइट, ओके फाइन। तो अब देखो, अब क्या है, अब आगे क्या, आगे देखो, इसी को समझते हैं। तो अभी तक समझ में आया डेफिनेशन 1 तो ये था कि भाई अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रही है, सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उससे सिर्फ हम इतना पता कर सकते हैं कि यार रिकर्जन का कंसेप्ट यूज हुआ है। एक्चुअल में रिकर्जन का कंसेप्ट है क्या, वो डेफिनेशन 2 से आपको समझ में आएगी कि जब कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, अगर उसका सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, और वो छोटी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, और वो छोटी प्रॉब्लम और थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हम रिकर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट राइट राइट। अब हम ना थोड़ा सा कोड की तरफ चलते हैं, जो हमने सीखा है इसी कंसेप्ट से हम कोड लिखने की कोशिश करेंगे कि रिकर्जन का कोड कैसे लिखते कैसे हैं, राइट। देखो देखो देखो, इसको मैं मिटाता हूँ, मिटा देते हैं, मिट गया। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ n है, ठीक है, मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कोई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 दे दे, कोई दे दे, ठीक है, मान लो दे दिया, मान लो कोई दे दे या किसी ने दे दिया, मान लो तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया, तो हमें इसके बाद क्या काम करना बच जाएगा, ये काम करना बच जाएगा कि n से मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टोरियल ऑफ n मिल जाएगा। यही सीखा है हमने कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम n साइज की प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, ठीक है, ठीक है, तो हम वहां पर रिकर्जन यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो वो जो छोटी साइज की प्रॉब्लम है उसका आंसर हमें मिल जाए, अगर वो मिल जाए तो हमारा काम क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करना। किस लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है, कि हमें थोड़ा सा n फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है, हमें बड़े साइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। देखो, अब ये इसी से हम अपना कोड बनाएंगे, राइट, कोड बनाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें फैक्टोरियल का कोड लिखना है, राइट। फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं, देखो फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं, और मैंने बोला कि भाई मुझे n फैक्टोरियल लाके दे दो। तो अभी तक मैंने क्या सीखा, देखो ध्यान से देखो क्या सीखा मैंने, जो हमने अभी तक पढ़ा वैसे ही कोड लिखूंगा मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे n फैक्टोरियल चाहिए ना, तो अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n मिल जाए, n माइनस 1 मिल जाए, है ना, n माइनस 1 मिल जाए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अब देखो यहां से मिलेगा, मान लो कोई वैल्यू मिलेगी, तो हमें उसे वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, सपोज स्मॉल आउटपुट है, ठीक है। अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मिल जाए, और सपोज क्या करना है, यहां पर सपोज क्या करना है आपको, सपोज क्या करना है कि आंसर मिल गया, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 का आंसर मिल गया आपको। अब कैसे मिल गया, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कि कैसे मिल गया। तो ये देखो, ये क्या है, ये ना ये थोड़ा सा ऐसा आ जाता है कि हाउ रिकर्जन वर्क, ये हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो है ना अपना लेक्चर 2 में कवर करेंगे, लेक्चर 2 में। अभी लेक्चर 1 सुनो, जो अभी हमने पढ़ा बस उसी से कोड लिखेंगे, राइट, ओके। तो अभी के लिए कितना समझना है कि भाई अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 का आंसर मिल जाता, हमने क्या पढ़ा था, तो मैं फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट कर सकता था, और मैंने मान लिया कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, स्मॉलेस्ट ऑफ आउटपुट में सेव करवा लूंगा। और मुझे फैक्टोरियल ऑफ n अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा,
जो स्मॉल आउटपुट है फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, ठीक है, उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, n को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल, यही तो मैंने पढ़ा कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन का आंसर मिल जाए, थोड़ी सी छोटी साइज की का आंसर मिल जाए, तो मैं क्या उससे अपना साइज बिल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन का आंसर मिल जाए तो n से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल ऑफ n मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हमने यही किया कि बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस का आंसर मिल गया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमने थ्योरेटिकल सीखा था उसी को कोड में कन्वर्ट कर दिया। और हम अब देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है, इज इट वर्क फाइन, इज इट वर्क फाइन, क्या ये कोड चल रहा है जो हमने सोचा, क्या वो वर्क कर रहा है। देखो कोड करते हैं, ठीक है ना, इज इट माई स्क्रीन विजिबल, या ऑफ कोर्स विजिबल। so here what will we do, we are finding factorial, right, factorial int n, ठीक है, n फैक्टोरियल निकालना है। मैंने क्या बोला कि भैया मुझे ना अगर n फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे क्या करो, मुझे फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन ला के दे दो, ठीक है, और मैंने यहाँ पर मान लिया कि मुझे मिल जाएगा, तो n माइनस वन का फैक्टोरियल मुझे मिल गया। तो भाई मिला है वैल्यू, तो इसको तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना वेरिएबल में। तो ये तो यार ये तो बहुत कंसेप्ट है जो शुरू में ही आपने पढ़ लिया होगा, है ना, तो मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ स्मॉल आउटपुट में। ठीक है, अब क्या है, मुझे भाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन का आंसर मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे n से मल्टीप्लाई करना है ना। अब अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n निकालना है तो मुझे स्मॉल आउटपुट को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट सेकेंड। ठीक है, तो हमने कर दिया, तो ये हमने अपना कोड लिख चुके हैं। अब हम क्या कर देते हैं, जस्ट अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं n इनपुट पे। ठीक है, तो सी आउट फैक्टोरियल, ओके। सो अब हम कोड को रन करने जा रहे हैं और हम देखेंगे क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। तो देखो इज इट, हाँ, तो हमें इनपुट लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ, n की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। हम मैंने इनपुट लिया है n इक्वल टू 5, उसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब अभी हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा है, कोड वर्क नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा, सोचो लॉजिक तो सही है हमारा कि भैया अगर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन मिल जाए, और हाँ आपने बोला कि भैया मिल जाएगा, ठीक है, तो मिल गया, हमें स्मॉल आउटपुट में हमने स्टोर करवा लिया। हमने क्या किया, हमने स्मॉल आउटपुट में स्टोर करवा लिया और फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक तो यही था, फिर कोड क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो इसको ध्यान से देखो, यहां से देखो, तो मतलब कि देखो लॉजिक सही है अपना, फिर भी कोड वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉजिक गलत नहीं है, जो हमने पढ़ा वो सही है, गलत नहीं है। कोई केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पर कि एक मॉडल फेल तो दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, नहीं, हमारा लॉजिक सही है। मतलब अगर कोड वर्क नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ कमी है कोड में, कुछ कमी है कोड में। तो पहले एनालाइज करते हैं क्या कमी है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना, जो यहाँ पर आ रही है, वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। अब मैं रन कर रहा हूँ दोबारा कोड, ध्यान से देखना। 5 मैंने किया। अब देखो गाइस ये ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बेसिकली देखो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन अपना आंसर ला के देगा, ये मैंने तो बोला, लेकिन बेसिकली ये है क्या, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन क्या है, ये फंक्शन कॉल ही तो है। ये फैक्टोरियल को दोबारा कॉल कर रहा है ना, फैक्टोरियल फंक्शन को, सेम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है। तो बार बार कॉलिंग लग रही है, और बार बार कॉलिंग लगने की वजह से बार बार n की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और n ऐसे प्रिंट हो रहा है। तो मतलब इतना सारा जो वैल्यू प्रिंट हुई है,
तो इसका मतलब क्या है कि बार 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 फंक्शन कॉलिंग लग रही है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग लग रही है बार 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 बार। ठीक है, अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, इतनी वैल्यू प्रिंट कैसे हुई ये देखते हैं। ठीक है, और क्या कमी है यहाँ पर जिसकी वजह से हमारा आंसर प्रिंट नहीं हो रहा, और ये सारी चीजें क्या है जो प्रिंट हो रही है। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, तो इस कोड को हम ना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ चलते हैं एक बार। एक सेकंड गाइस, ये हमारे पास कोड। ठीक है, ये कोड है। अब देखो, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन से हमने क्या किया, मेन फंक्शन से हमने n इक्वल टू 5 पे कॉल किया, n इक्वल टू 5 पे कॉल किया। हमने बोला कि भाई कि हमें क्या चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 चाहिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 चाहिए। तो n इक्वल टू 5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो, जब जब फैक्टोरियल ऑफ 5 n इक्वल टू 5 यहाँ था, तो इसके अंदर का कोड चलेगा, राइट, कोड चलेगा, इसके अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट होगी। देखो, तो पहला स्टेप देखो क्या है, 5 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये इसका क्या मतलब है, फैक्टोरियल ऑफ n-1। अल्टीमेटली ये है क्या, ये फंक्शन कॉल है, और फंक्शन कॉल किस पे हो रहा है, n-1 पे। n की वैल्यू क्या है, देखो 5 है, तो 5 माइनस 1 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 किस, फैक्टोरियल ऑफ 5 ये फंक्शन था, ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 4 को, मतलब सेम अपने आप को कॉल कर रहा है, कौन से, छोटे इनपुट पे। तो छोटा इनपुट क्या है, 5 माइनस 1 दैट इज 4, फैक्टोरियल ऑफ 4, राइट। अब देखो, अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, जब फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हुआ तो n इक्वल टू 4 यहाँ हो गया। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ दोबारा अंदर का कोड चलेगा। ठीक है, n इक्वल टू 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 4 है। फिर दोबारा कॉल लगी छोटे इनपुट पे, n-1 पे, अपने आप को कॉल कर रहा है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 पे कॉल लगी, राइट, फैक्टोरियल ऑफ 3 पे, और n की वैल्यू 3 पास हो गई, राइट। दोबारा देखो, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई यहाँ पर। फिर वह अंदर कोड आया, फिर 3 चला, और फैक्टोरियल ऑफ n-1 पे दोबारा कॉल लगी, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2 पे कॉल लग गया, राइट। अब क्या होगा, अब फिर यहाँ पर चेंज होगी वैल्यू, n इक्वल टू 2 होगी, n इक्वल टू 2 होगी। फिर क्या होगा, पहले लाइन देखो, 2 प्रिंट होगा, 1 पे कॉल लगेगी, 1 पे कॉल लगेगी। फिर क्या होगा, फिर कॉल लगी, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 0 पे कॉल लगेगी। ऐसी ये कॉल लगती चली जाएगी, फैक्टोरियल ऑफ 0 से फिर क्या होगा, 0 पे आएगा, 0 प्रिंट होगा, फैक्टोरियल ऑफ -1 पे कॉल कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ -1 फैक्टोरियल ऑफ -2 पे कॉल कर देगा। और अब देखो, फिर देखो यहाँ पर देखो, अब क्या हो गया, मान लो n इक्वल टू -2 आ गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि n ये प्रिंट होगा, वैसे 0 -1 -2 प्रिंट हुआ, फिर -2 यहाँ पर प्रिंट हुआ। अब फिर ये क्या करेगा, -3 को कॉल कर देगा, -3 को कॉल कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ -3 को कॉल कर देगा, एंड सो ऑन, सो ऑन। ये ना रुकेगा नहीं, कहीं पे, कहीं पे नहीं रुकेगा। तो ये क्या है, ये जो हमने कोड लिखा है, इसीलिए क्या हो रहा था, ऐसे ही ये रुकेगा नहीं, तो इनफाइनाइट कॉलिंग लगेगी, इनफाइनाइट कॉलिंग लगेगी, तो -6 प्रिंट होगा, -7 -8 -9। इसीलिए जो हमने कोड में देखा, कोड में देखा इतनी वैल्यू प्रिंट हो रही थी, तो बार 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 फंक्शन कॉलिंग लग रही थी। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग हो रही थी, लेकिन हमारा आंसर जनरेट नहीं हुआ। हमने जो पढ़ा उससे, उसके हिसाब से हमारा आंसर जनरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, मतलब कुछ कमी है। तो कमी ये है, कमी क्या है, कमी ये है कि इनफाइनाइट कॉलिंग लग रही है। इनफाइनाइट कॉलिंग की वजह से हम अपने आंसर
तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपना आंसर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कमी थी वो यही है कि इनफाइनाइट कॉलिंग हो रही है। ठीक है, अब तुमने एक चीज और देखी थी, तो हमें क्या करना है, हमें क्या है, हमें हमें क्या जरूरत है, हमें अब ठीक करने की जरूरत है अपने कोड को। तो हमें क्या चाहिए अब, तो हमें नीड है क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन की, स्टॉपिंग कंडीशन की, कि भाई स्टॉपिंग कंडीशन हमें हमें इनफाइनाइट फंक्शन कॉलिंग को नहीं होने देना है। ठीक है, तो मतलब कि हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन की जरूरत है, तो स्टॉपिंग कंडीशन चाहिए। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन कॉल, इनफाइनाइट फंक्शन कॉलिंग हो रही थी। ठीक है, होते 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 आपने देखा एक जगह जाके इनफाइनाइट फंक्शन कॉलिंग स्टॉप हो गई। देखो इनफाइनाइट फंक्शन कॉलिंग नहीं होती एक्चुअल में, वेरियस नंबर ऑफ फंक्शन कॉल लगते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन कॉल लगते हैं, लेकिन एट द एंड जाके ना वो स्टॉप हो जाता है। आपने देखा था कि प्रिंट हो रही थी वैल्यू, इसका मतलब क्या था, फंक्शन कॉल लग रही थी बार बार, जब जब फंक्शन कॉल लग रही थी वैल्यू प्रिंट हो रही थी, और एक जगह जाके फंक्शन कॉल स्टॉप हो गया, है ना। तो बहुत सारे फंक्शन कॉल लगी, तो ये स्टॉप कैसे हुआ पहले ये समझते हैं। स्टॉप हुआ था सेगमेंटेशन फॉल्ट की वजह से, सेगमेंटेशन फॉल्ट की वजह से। आपने सेगमेंटेशन फॉल्ट पढ़ा होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट की वजह से स्टॉप हुआ था। देखो अभी हमें स्टॉपिंग कंडीशन की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा जो इनफाइनाइट फंक्शन कॉलिंग है ना, वो हमें एक एक सही जगह पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें रोकना है, लेकिन हमारा वो पर्टिकुलर मोमेंट पे फंक्शन कॉल नहीं रुक रहा, हमारा बहुत बहुत सारी अननेसेसरी फंक्शन कॉलिंग लग रही है। ठीक है, लेकिन एट द एंड स्टॉप हो रही है, लेकिन हमें हमें ना एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टॉप करना है। तो ये अननेसेसरी जो फंक्शन कॉल लगी उसकी वजह से ना सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है, देखो जो सेगमेंटेशन फॉल्ट किस वजह से आता है, ये होता है कि हमारे पास मेमोरी बची नहीं है, मेमोरी मेमोरी बची नहीं है, हम और मेमोरी एलोकेट नहीं करवा सकते, या फिर ना हम अनऑथराइज्ड 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 मतलब मेमोरी एक्सेस, या जो मेमोरी हमारी है ही नहीं वो हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके क्या आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, तो ना फंक्शन कॉलिंग रुक गई, और फंक्शन कॉलिंग रुक गई तो मतलब दो चीज हुई होगी, या तो मेमोरी मेमोरी भर गई होगी, या तो अनऑथराइज मेमोरी एक्सेस हुआ होगा। तो मतलब अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पर ये हो रहा है कि मेमोरी हमारी भर जा रही है। कैसे, कि देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 जब कॉल हुआ तो ना मेमोरी है हमारे पास, ये मेमोरी है हमारे पास, लिमिटेड मेमोरी है। तो मेमोरी में ना हमें ना ये जो है, ठीक है, ईच, ध्यान से सुनो, ईच फंक्शन, ठीक है, टेक सम स्पेस इन द मेमोरी। ठीक है, हर फंक्शन थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है मेमोरी में लेगा। तो जब हमने फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, ये थोड़ा सा स्पेस लेगा मेमोरी में, 4 लेगा, 3 लेगा, 2 लेगा, 1 लेगा। तो जब तक मेमोरी में स्पेस थी फंक्शन कॉलिंग होती गई होती गई होती गई होती गई, और जब मेमोरी भर गई, जब मेमोरी भर गई तो आ गया सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, और भैया बोला भैया अब और फंक्शन कॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास मेमोरी में स्पेस ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो जो इनफाइनाइट फंक्शन कॉलिंग हुई वो लास्ट में स्टॉप किस लिए हो गई थी, सेगमेंटेशन फॉल्ट की वजह से, राइट, इसलिए स्टॉप हो गई थी। बाकी हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमें हमारी जो फंक्शन कॉलिंग हो रही है, हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर पर्टिकुलर मोमेंट पे, या हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर मोमेंट पे और पर्टिकुलर फंक्शन पे, पर्टिकुलर फंक्शन कॉल पे, पर्टिकुलर फंक्शन कॉल पे हमें अपनी जो कॉलिंग है उसको स्टॉप करनी है। ठीक है, जिससे हम अपना आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो हम देखते हैं,
कि हमें क्या चाहिए, स्टॉपिंग कंडीशन चाहिए, है ना, क्योंकि अभी हमें इसी की कमी लग रही है, क्योंकि क्योंकि हमें स्टॉपिंग कंडीशन हमारे पास थी नहीं, इनफाइनाइट कॉलिंग लगी, हर फंक्शन को मेमोरी में स्पेस मिला, जिसकी वजह से मेमोरी भर गई और सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, है ना। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि भैया हम कैसे करके हम स्टॉप कर पाए, स्टॉप, हमें स्टॉपिंग कंडीशन की ज़रूरत है ना, हमें स्टॉपिंग कंडीशन की ज़रूरत है, राइट। तो देखो, तो स्टॉपिंग कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब हमारा काम है भाई पढ़ना स्टॉपिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन और बेस केस, बेस केस पढ़ा होगा ना, स्टॉपिंग कंडीशन को ही बेस केस कहते हो फैंसी वर्ड में, राइट। तो देखो क्या होता है, स्टॉपिंग कंडीशन क्या होता है कि वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम, राइट, ध्यान से सुनो, वो छोटी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमें पता है, ठीक है, वो छोटी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमें पता है, पता है, वो क्या होती है, वो होती है स्टॉपिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन और बेस केस। अब आप बोलोगे भाई थोड़ा समझ नहीं आया, तो कैसे, वो छोटी प्रॉब्लम, वो छोटी प्रॉब्लम हमें, हम क्या निकाल रहे थे, हमारा अभी तो फैक्टोरियल निकालना था, फैक्टोरियल निकालना था। मैं बोलूँ कि भाई 7 का फैक्टोरियल निकालो, तो बोलोगे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, 6 का फैक्टोरियल थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, 2 का फैक्टोरियल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 1, तो राइट। तो देखो, तो देखो ध्यान से देखो, 2, 1 और 0 फैक्टोरियल, ठीक है, तो हमें इन तीनों का सॉल्यूशन पता है बेसिकली, राइट। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। तो अब इन तीनों में मैंने क्या बोला, वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम, वो छोटी से छोटी लिख लो, वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमें पता है। तो देखो हमें इन तीनों का सॉल्यूशन पता है, राइट। तो सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या है, सबसे छोटी प्रॉब्लम ये है, 0 का फैक्टोरियल बताना जरा, 1, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1, तो ये है बेस केस, राइट, ये है बेस केस। अब देखो ये स्टॉपिंग कंडीशन है, अब ये हेल्प कैसे करेगी स्टॉप करने में, क्या स्टॉप करने में, इनफाइनाइट कॉलिंग को, वो देखो, इनफाइनाइट कॉलिंग को, राइट, वो देखते हैं, वो देखो हमने क्या किया था, हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 हमें निकालना था, फैक्टोरियल ऑफ 5 ने किसको कॉल किया कि भाई फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 चाहिए मुझे, फैक्टोरियल ऑफ 4 ने फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ 3 ने फैक्टोरियल ऑफ 2 को कॉल किया, है ना, ये कॉलिंग हो रही है, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2 ने फैक्टोरियल ऑफ 1 को कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ 1 ने फैक्टोरियल ऑफ 0 पे कॉल किया। अभी तक जितना हमने कोड लिखा है, राइट, जितना हमने कोड लिखा है उसके हिसाब से क्या है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ -1 को भी कॉल करेगा, तो यही नहीं होने देना, फिर -1 को -2 को कॉल करेगा, -2 -3 को, तो हमें स्टॉपिंग कंडीशन चाहिए तो देखो ये क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 0 है, ये n इक्वल टू 0 है, क्या ये क्या वो सबसे छोटी प्रॉब्लम है, क्या ये छोटी प्रॉब्लम है, सबसे छोटी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमको पता है, तो ये बेस केस है, तो हम क्या कर देंगे, हम और आगे फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, और यहीं से रिटर्न हो जाएंगे क्या, फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, 1। तो ऐसे हम क्या कर देंगे, अपने इनफाइनाइट फंक्शन कॉल को स्टॉप कर देंगे, राइट, राइट। तो हमने देखा, जो हमने लॉजिक लिखा था कोड में, उसमें क्या है, बेस केस की कमी है, स्टॉपिंग कंडीशन की कमी है। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड में बेस केस को ऐड करेंगे, बेस केस को ऐड करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारा कोड चल रहा है,
तो देखते हैं, देखो ये हमारा कोड था, राइट। इसमें देखो बेस केस क्या है, इफ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो n इक्वल टू 5 हमारे पास आया। अब बेस केस देखो क्या है, बेस केस यहाँ लिखते हैं ऊपर। अब देखो कैसे रिकर्जन वर्क करता है, ये पूरा फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आंसर कैलकुलेट कर रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे अपन क्या, n इक्वल टू जब 0 हुआ तो रिटर्न क्या कर देंगे 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। ये हमारा क्या है, बेस केस, बेस केस और स्टॉपिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन, राइट। अब हमने भाई बेस केस भी लगा दिया, इनफाइनाइट कॉलिंग जो हो रही थी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, राइट। देखो इनपुट लेते हैं 5 इनपुट लिया हमने, ठीक है। और आंसर देखो क्या 120, आंसर क्या आ रहा है 120। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें ध्यान से देखें तो जो 5 फैक्टोरियल हमारा 5 फैक्टोरियल जो है हमारा, उसका आंसर क्या आना चाहिए, है ना। 5 देखो ये होगा ना, 5 इंटू क्या हमारा आंसर सही आ रहा है ये देख रहे हैं हम, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 120 आएगा। तो मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, राइट, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये चीज है, ओके। तो ध्यान से देख लो, तो हमने बेस केस जैसे ही ऐड किया तो हमारा क्या हुआ, कोड चलने लगा। तो मतलब अब जो हमने कोड लिखा था वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ना। बस हमें क्या, हम और हमारा जो लॉजिक है वो, हमारा लॉजिक क्या था कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे तो वहां पर रिकर्जन लगाएंगे, ठीक है। और जो छोटी प्रॉब्लम का आंसर अगर हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जस्ट स्मॉल कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल कैलकुलेशन क्या थी कि हम जस्ट बड़ा आंसर निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट, राइट। तो ये हमने जो हमने पढ़ा, जो डेफिनेशन 2 पढ़ी हमने, डेफिनेशन 2 पढ़ी, उसके हिसाब से वो जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने कोड लिखा, कोड की 2 लाइन लिखी, फिर उसके बाद, और वो लॉजिक बिल्कुल सही था और ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। और फिर हमको पता चला कि हमारे कोड में ना बेस केस की कमी है, बेस केस की भी हमने ऐड कर दिया। और फिर हमारा कंप्लीट जो है ना, इसको हम बोलेंगे रिकर्सिव कोड, रिकर्सिव कोड, रिकर्सिव कोड, ठीक है। और ये बिल्कुल फाइन वर्क कर रहा है, वर्किंग कोड है, ठीक है। अब देखो ये हमने समझ लिया, तो ऐसे कोड लिखते हैं। अब क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल क्या है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब n नेचुरल नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ध्यान से देखो, पहले तो हम ये देखेंगे ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है भी या नहीं, रिकर्सिव प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से बात करूं, तो अगर मुझे सम निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, तो मुझे क्या करना होगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, n की जगह मैं क्या n की जगह क्या करें, n इक्वल टू 10 ले लें क्या, हाँ ले लेते हैं। तो क्या होगा n माइनस 1 प्लस n, ठीक है। तो अगर मैं सम क्या करूं 10 तक लूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, राइट। तो अगर मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का अगर मुझे सम निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा, राइट। अगर ध्यान से देखो आप, तो ये देखो ये क्या है, इसको हम क्या ले सकते हैं, सम ऑफ 10 इक्वल टू सम ऑफ 9 प्लस 10। तो ध्यान से देखो, ये 10 इनपुट की थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, ये 9 इनपुट की थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है। इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ
फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि छोटी प्रॉब्लम, देखो पहले तो पहला कंक्लूजन क्या है कि भाई सम ऑफ 10 निकालने के लिए अगर मुझे सम ऑफ 9 मिल जाता है तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई नहीं, 10 से प्लस कर दूंगा तो मुझे सम ऑफ 10 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सम ऑफ 10 है ना वो थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, सम ऑफ 9। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो ये जो छोटी प्रॉब्लम है, क्या ये सेम नेचर की प्रॉब्लम है, ये भी तो देखा था हमने। ये जो छोटी प्रॉब्लम होनी चाहिए सेम नेचर की प्रॉब्लम होनी चाहिए। ध्यान देखो, ये देखो सम ऑफ 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर निकाल रहा है, क्या ये भी तो वही निकाल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। बस क्या है, मैंने बताया था स्मॉलर इनपुट है, बस डिफरेंस क्या है, स्मॉलर इनपुट। ठीक है, तो जब कोई बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पर डिपेंड करे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिकर्जन का यूज करते हैं तो कर सकते हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो अगर सम ऑफ n निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें सम ऑफ n माइनस 1 मिल जाए और तो उसमें हम क्या कर देंगे, 10 क्या है, 10 क्या है n, तो n हम उसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो तो भैया देखो क्या है कि अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है तो अगर मुझे सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर मिल जाए या कोई मुझे दे दे तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ n उसमें प्लस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर n साइज की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो n माइनस 1 साइज की छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर रिकर्जन लगेगा। तो अब कोड कैसे लिखेंगे, कोड लिख लेते हैं। तो कोड क्या था, सम इंट n, राइट। कोड कोड क्या था हमारा, कोड ये था कि अगर मुझे सम ऑफ n माइनस 1 मिल जाए, राइट, और यहाँ पर हमें मान के चलना है कि मिल गया। कैसे मिल गया ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिल गया तो सम ऑफ n माइनस 1 अगर मुझे मिल गया तो क्या करूँगा, भाई ये कुछ मिला है मुझे तो स्टोर करवा लूँगा उसको, आउटपुट मैं स्टोर करवा लिया। और मुझे अपना आंसर बनाना है, आंसर बनाना है किसके लिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए। और मुझे क्या मिल गया है, सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर। तो मैं क्या करूँगा, इस सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दूंगा, प्लस n, तो मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, क्या ये आंसर पूरा हो गया, क्या ये हो गया, नहीं नहीं हुआ। हमें क्या जरूरत है, अभी क्या होगी, अभी क्या होगा, देखो n है यहाँ पर क्या है, n है, n किसको कॉल कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है n माइनस 1 पे, तो n माइनस 1 पे। ठीक है, n माइनस 1 पे। अब देखो ये फंक्शन कॉलिंग क्या हो रही है, अगर इतना नहीं समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया फंक्शन कॉलिंग तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखा है मैंने थोड़ा सा, है ना, वहाँ अच्छे से पर्टिकुलरली बताऊंगा फंक्शन कॉल कर करके। अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझो कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है तो रिकर्जन यूज होता है, और मुझे इसका आंसर अगर मिल जाए तो मैं अपना आंसर कैसे बनाऊंगा, ऐसे सोच के मैंने रिकर्जन कोड लिखा है। ठीक है, अब क्या है, n क्या है, जब यहाँ पर n आएगा तो ये देखो दोबारा फंक्शन कॉल कर रहा है किस पे, n माइनस 1 इनपुट पे। ठीक है, n माइनस 1 पे, जैसा कि हमने पुराने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में देखा था, है ना, n माइनस 1 क्या करेगा, बोलेगा n माइनस 2 पे कॉल करेगा, n माइनस 2 n माइनस 3 पे कॉल करेगा, राइट। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कॉलिंग हो जाएगी, इनफाइनाइट कॉलिंग हो जाएगी। तो इनफाइनाइट कॉलिंग को रोकने के लिए मुझे बेस केस की जरूरत पड़ेगी, बेस केस। और बेस केस क्या था, वो स्मॉलर इनपुट का सॉल्यूशन, वो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिसका आंसर मुझे पता है। तो मुझे अगर कोई पूछे कि सम ऑफ फर्स्ट वन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट वन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वन मतलब वन ही होगा सिर्फ, है ना। तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू 1 दे दी जाए मुझे, n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 क्या हो का मतलब क्या है कि मुझे क्या निकालना है कि सम ऑफ, है ना, फर्स्ट वन नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर, है ना, ये निकालना है मुझे। तो सम ऑफ वन नेचुरल नंबर क्या होगा, वन ही होगा, ठीक है। तो इफ, तो ये क्या है, मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस केस लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि मैं इनफाइनाइट कॉलिंग से बच सकूँ। तो n इक्वल टू वन, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा, सम क्या आएगा, वन आएगा। तो n इक्वल टू वन पे हमें आंसर पता था और वो हमारा बेस केस होगा, राइट। ये क्या है हमारा बेस केस। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन किया रिकर्जन से। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। और ये पार्ट देखो ध्यान से, ये पार्ट अगर फंक्शन कॉलिंग ढंग से समझ नहीं आ रही ना, तो बस डेफिनेशन 2 को कैसे मैंने समझाया वो ध्यान में रखो, और उससे मैंने ये 2 लाइनें कैसे लिखी वो ध्यान में रखो, ठीक है। और बेस केस कैसे बनाया और बेस केस की जरूरत क्यों पड़ी ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये जो फंक्शन कॉलिंग है ना, वो अच्छे से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ, राइट। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।